हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। आज हम 16 मई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक एंड चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, टीम इंडिया स्केल्स द पीक विद फर्स्ट एवर थॉमस कप। थॉमस कप इज़ द बिगेस्ट टीम टाइटल इन बैडमिंटन। और यहाँ पर हमने इंडोनेशिया को डिफीट किया है। इंडोनेशिया इससे पहले 14 टाइम्स चैंपियन रह चुका है और ये हमारी फर्स्ट एवर विन है थॉमस कप में। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं। विद बुद्धिस्ट सेंटर इंडिया लुक्स टू बोल्स्टर कल्चरल टाइज टू नेपाल। प्राइम मिनिस्टर विजिट करेंगे लुम्बिनी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल मंडे ट्रैवल टू लुम्बिनी इन नेपाल टू पार्टिसिपेट इन अ सेरेमनी। और यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन ले किया जाएगा फॉर अ बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर टू कोइंसाइड विद बुद्ध पूर्णिमा। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर का फाउंडेशन स्टोन ले किया जाएगा। तो बेसिकली सॉफ्ट पावर को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो इट इज़ फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग सॉफ्ट पावर टू द सेंटर स्टेज ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशंस। कंस्ट्रक्शन किया जाएगा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। तो यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। फिर मैंने आपको बताया फाउंडेशन स्टोन ले किया जाएगा। मोदीज हेलीकॉप्टर राइड फ्रॉम कुशीनगर। अब कुशीनगर वो प्लेस है जहाँ पर बुद्धा ने निर्वाणा अटेन किया था। एंड इट विल टर्मिनेट अ न्यूली बिल्ट हेलीपैड इन लुम्बिनी। तो कुशीनगर वो प्लेस है जहाँ पर बुद्धा ने निर्वाणा अटेन किया था। फिर नेपाल के साथ जो हमारा डिस्प्यूट था लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी का, जो कि 2018-19 में आया था, वो बेसिकली सॉर्ट आउट हो गया है। तो द टू साइड्स हैड डिस्कस्ड द नीड टू सॉर्ट आउट बॉर्डर डिस्प्यूट्स, स्पेशली द लिपू लेक डिस्प्यूट दैट फ्लेयर्ड अप इन 2018-19। तो इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर देबुआ इंडिया आए थे उस समय ही ये जो लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी का जो डिस्प्यूट था ये यहाँ पर सॉर्ट आउट हो गया था। इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यहाँ पर इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है ट्रांस नेशनल बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट बनाएगी टू ट्रेस द फुट स्टेप्स ऑफ बुद्धा स्टार्टिंग फ्रॉम लुम्बिनी और यहाँ पर कुशीनगर तक। एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट कुशीनगर। फिर यहाँ पर रामायण सर्किट भी बनाया जाएगा। दिस विल बी इन एडिशन टू द प्रोजेक्ट टू बिल्ड द रामायण सर्किट लिंकिंग वेरियस साइट्स इन द टू कंट्रीज। तो बेसिकली यहाँ पर रामायण सर्किट बनाया जाएगा, बुद्धिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। और यहाँ पर हमने ये प्लेस डिस्कस कर ली कुशीनगर, जहाँ पर बुद्धा ने निर्वाणा अटेन किया था। अब नेक्स्ट न्यूज़ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे दोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हॉलसिम्स एग्जिस्ट फ्रॉम इंडिया फॉलो सेवरल हाई प्रोफाइल डिपार्चर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि फोर्ड, जनरल मोटर्स, हार्ले डेविडसन, फिर यहाँ पर हॉलसिम्स, ये एग्जिट क्यों कर रही है इंडिया से, तो इसका रीज़न आपको मुझे बताना है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने चार्ज ले लिया है एज द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर एट द इलेक्शन कमीशन ऑफिस। आगे हम चलते हैं। सेंट्रल रिलैक्सेस प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स फॉर श्रिवल्ड ब्रोकन व्हीट ग्रेन्स। तो यहाँ पर सेंटर ने क्या किया है, सेंटर ने रिलैक्सेशन दे दिया है इन द फेयर एंड एवरेज क्वालिटी नॉर्म्स ऑफ व्हीट, जिससे यहाँ पर जो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट है वो यहाँ पर ब्रोकन ग्रेन्स की इंक्रीज करके कर दी है 18%। तो पहले 6% ग्रेन्स आपका ब्रोकन था तभी यहाँ पर प्रोक्योरमेंट किया जा सकता था, लेकिन अगर 18% भी ब्रोकन है तब भी यहाँ पर जो फार्मर्स है वो अपना ग्रेन गवर्नमेंट को दे सकते हैं। तो मूव टू रिलैक्स द FAQ नॉर्म्स इज सिग्निफिकेंट इन व्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फॉल इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो करंट ईयर में गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट है वो बहुत कम हुआ है, उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने FAQ नॉर्म्स को भी रिलैक्स कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू द फूड मिनिस्ट्री 195 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ व्हीट इज एक्सपेक्टेड टू बी during the current rabi season, which is less than half as compared to 433 lakh metric ton procured last year। तो लास्ट ईयर 433 हुआ था और इस साल सिर्फ यहाँ पर 195 एस्टिमेटेड है। तो इसके चलते यहाँ पर फेयर एंड एवरेज क्वालिटी नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया गया है ताकि यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट को अपना ग्रेन्स दे सकें। तो द सेंटर हैज डिसाइडेड टू अलाउ FCI टू प्रोक्योर व्हीट इन पंजाब एंड हरियाणा इंक्लूडिंग UT ऑफ चंडीगढ़ फॉर सेंट्रल पूल बाई रिलैक्सिंग द FAQ ऑफ श्रिवल्ड एंड ब्रोकन ग्रेन्स अप टू 18% विदाउट एनी वैल्यू कट। आगे चलते हैं। हु इज़ देवासायम पिल्लई, ये हम डिस्कस करेंगे। तो देवासायम पिल्लई हु वॉज बॉर्न अ हिंदू इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, फिर ये यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे। एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन लेमैन जिसको कि यहाँ पर सेंट डिक्लेयर किया गया है बाय द वेटिकन। तो ही इज़ द फर्स्ट लेमैन, फर्स्ट इंडियन लेमैन जिसको कि यहाँ पर बाय द वेटिकन सेंट डिक्लेयर किया गया है। तो देवासायम पिल्लई। अब देवासायम पिल्लई को डच नेवल कमांडर से इनकी मीटिंग के बाद ये यहाँ पर बैप्टाइज्ड हो गए थे 1745 में, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर नेम अज्यूम कर लिया था लिजारस, मीनिंग गॉड इज़ माई हेल्प। तो यहाँ पर इन्होंने अपना नेम भी अज्यूम कर लिया था। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है वैक्सीन अगेंस्ट 3 एंसेफेलाइटिस वायरसेस फाउंड सेफ। तो यहाँ पर 3 एंसेफेलाइटिस वायरस की बात की गई है। ईस्टर्न इक्वाइन एंसेफेलाइटिस वायरस, फिर यहाँ पर वेस्टर्न, एंड द थर्ड वन इज वेनेजुएलन इक्वाइन एंसेफेलाइटिस वायरस।
अब ये कैसे होता है ये एन्सेफेलाइटिस वायरस? तो इट स्प्रेड थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड मस्क्यूटोज। हॉर्सेस भी ससेप्टेबल होते हैं इस इन्फेक्शन को लेकर, लेकिन जो हॉर्सेस है वो यहाँ पर वायरसेस डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं करते हैं ह्यूमंस में, और जो डायरेक्टली ट्रांसमिट करता है ह्यूमंस में वायरस वो होते हैं मस्क्यूटोज। तो इन्फेक्शन इन ह्यूमंस आर रेयर बट कैन लीड टू फ्लू लाइक सिम्टम्स, और यहाँ पर एक वैक्सीन बनाई गई है। तो रिसर्चर्स डिजाइंड अ वायरस लाइक पार्टिकल वैक्सीन, लेकिन इसमें जो वायरस का आउटर शेल है उसके प्रोटीन को यूज़ किया गया है, जेनेटिक मटीरियल को यूज़ नहीं किया गया है, इसीलिए ये जो वैक्सीन है पूरी तरीके से सेफ है। तो researchers designed a virus-like particle vaccine candidate that uses protein from the outer shells of the viruses, और यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया है। ये हम डिस्कस करेंगे गूगल्स इनोवेशन एम्ड एट इंक्लूसिवनेस। तो यहाँ पर गूगल ने डेवलप किया है 10 शेड मंक स्किन टोन स्केल। अब इससे इंक्लूसिव प्रोडक्ट को यहाँ पर इंक्लूसिवनेस बढ़ाई जाएगी, इंक्लूसिव प्रोडक्ट को यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। तो MST स्केल इज अ टूल दैट विल बी प्राइमरली इनकॉर्पोरेटेड बाय गूगल इनटू कंप्यूटर विजन, जो कि एक टाइप का AI है। तो अभी तक जो AI ट्रेंड होता था वो बेसिकली यहाँ पर कॉकस के ऊपर ट्रेन होता था, यहाँ पर फेयर स्किन लोगों को लेकर ट्रेन किया जाता है। आप भी कोई भी इमेजेस सर्च करो तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कॉकसेस की इमेज दिखेगी। तो ऐसा इसीलिए था क्योंकि जो AI ट्रेन था वो यहाँ पर उसी डेटा सेट से ट्रेन था। तो इट हैज़ बीन फाउंड दैट कंप्यूटर विजन सिस्टम्स ऑफन डू नॉट फंक्शन एज एफिशिएंटली फॉर पीपल विद डार्कर स्किन एज दे डू फॉर दोज विद फेयरर स्किन। तो यहाँ पर उसके लिए बनाया गया है 10 शेड मंक स्किन टोन, और ये यहाँ पर डेटा सेट में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा AI के गूगल में। हाउ विल इट वर्क? अब ये कैसे वर्क करेगा? तो फॉर इंस्टेंस यूजर्स हु सर्च फॉर मेकअप और ब्यूटी ट्यूटोरियल्स इन गूगल इमेजेस, तो उनके पास ऑप्शन होगा कि वो रिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर सर्च रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किन टोन। तो वाई सच अ स्किल? अब ऐसे स्किल की क्यों ज़रूरत है? तो जो कलरिज्म बहुत ज़्यादा हो रखा है, कलरिज्म की ब्लैक को ऐसा देखा जाता है कि जो ब्लैक है वो तो इन्फीरियर है, और कोई भी रिसर्च होती है, कोई भी डेटा सेट होता है, वो यहाँ पर हमेशा फेयर स्किन पीपल को लेकर ही होता है। तो परसिस्टेंट इनइक्विटीज एग्जिस्ट ग्लोबली ड्यू टू प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडिविजुअल्स विद डार्कर स्किन टोन्स, ऑल्सो नोन एज कलरिज्म। और जो AI है वो भी यहाँ पर एक्यूरेटली स्किन टोन को नहीं देख सकता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो AI में डेटा सेट इनकॉर्पोरेट किया गया है वो भी यहाँ पर फेयर स्किन लोगों को लेकर ही किया गया है। तो MST स्केल जो यहाँ पर बिल्ड किया गया है ऑन द फाउंडेशन ऑफ ऑन द एग्जिस्टिंग फिट्जपैट्रिक स्केल, जो कि यहाँ पर डेवलप किया था एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने। तो फिट्जपैट्रिक स्केल यहाँ पर डेवलप किया गया था बाय एन अमेरिकन डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि यहाँ पर ह्यूमन स्किन को क्लासीफाई करता है इनटू 7 ब्रॉड कलर्स। तो यहाँ पर इंक्लूसिवनेस को प्रमोट किया जाएगा, तो ये हमने डिस्कस कर दिया। तो मंक स्किन टोन स्केल किसका है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है एंडेमिक कोविड। अब यहाँ पर ये बताया गया कि कोविड जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंडेमिक हो जाएगा, कि पूरी तरीके से आप यहाँ पर कोविड को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो इन दिस ऑनगोइंग मैच ऑफ वेट्स विद द वायरस विल वी रीच अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पर जो वायरस है वो एंडेमिक हो जाएगा, और यहाँ पर आपको सीजनल आउटब्रेक्स कोविड के देखने को मिलेंगे, लेकिन उसकी वजह से ये नहीं कि आपको पूरा लॉकडाउन लगाना पड़ जाएगा या आपको पूरी सोसाइटी बंद करनी पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मैनेजेबल फॉर्म में यहाँ पर आपको कोविड देखने को मिलेगा। तो दो सम कमेंटेटर्स का ऐसा कहना है जो वायरस है वो अभी एंडेमिक हो चुका है, लेकिन अभी हम पूरी तरीके से नहीं बता सकते कि वायरस अभी पूरी तरीके से एंडेमिक हुआ है या नहीं हुआ है। Such adaptability is needed when we move from a heightened pandemic response to a steady state endemic response। अब यहाँ पर जब वायरस सीजनल फॉर्म में आएगा तब यहाँ पर आप हमेशा के लिए तो लॉकडाउन नहीं लगा सकते हो, तो इसीलिए आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई एनोलॉजी विद रेन। फॉर एग्जाम्पल रेन हर साल आती है, लेकिन किसी ईयर फ्लड भी आ सकती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आप यहाँ पर डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, अपना ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा कर सकते हो, अपना सैनिटेशन सिस्टम बहुत अच्छा कर सकते हो। तो परहैप्स फ्लड प्रोटेक्शन मेजर्स कैन प्रोवाइड अ मॉडल ऑफ एंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। वी गेट रेन सीजनली, लेकिन कभी कभी यहाँ पर फ्लड्स भी आ जाती हैं। तो जब यहाँ पर रिकरेंट फ्लड्स का थ्रेट ना हो तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? एम्बैंकमेंट्स को बना सकते हो, ताकि यहाँ पर फ्लड आए तो उसकी वजह से ज़्यादा पानी ना भरे। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आप कर सकते हो। तो वैसे ही हमें वायरस को लेकर प्रिपेयर रहना है कि कहीं किसी ईयर जो है वायरस बहुत ज़्यादा हाइटेंड फॉर्म में ना आ जाए। तो इन एन एंडेमिक स्टेट रूटीन हेल्थ सर्विसेज जो है सफाइस कर जाएंगे, लोग बस यहाँ पर मास्क पहनते रहें, और जिसकी वजह से यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा आउटब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। तो यही इस आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट है ब्लेम इट ऑन पुतिन। अब पुतिन क्या चाहते थे यूक्रेन की वॉर से, कि जो यूक्रेन है यहाँ पर नेटो ना ज्वाइन करे, और यहाँ पर हमें एंड रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर फिनलैंड और स्वीडन, 2 और कंट्रीज़ यहाँ पर नेटो को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इज नॉट ओनली टर्निंग आउट टू बी अ मिलिट्री ब्लंडर बट ऑल्सो अ पॉलिटिकल डिजास्टर फॉर रशिया। तो यहाँ पर पुतिन यही चाहते थे कि यूक्रेन नेटो को ना ज्वाइन करे, लेकिन यहाँ पर 2 कंट्रीज जो कि हमेशा से न्यूट्रल रहे हैं, फॉर एग्जांपल फिनलैंड के लिए तो एक टर्म भी यूज़ होता है फिनलैंडाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर फिनलैंड ने न्यूट्रलिटी मेंटेन की थी बिटवीन द मॉस्को एंड द वेस्ट, लेकिन अब यहाँ पर जो फिनलैंड है वो यहाँ पर नेटो को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गया है।
अब फिनलैंड ने ऐसा स्टेप क्यों लिया? जब फिनलैंड ने यहाँ पर रशिया का एग्रेसिव बिहेवियर देखा टुवर्ड्स यूक्रेन, तो यहाँ पर फिनलैंड को लगा हमें यहाँ पर नेटो को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि जो नेटो की कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी है कि अगर एक के भी ऊपर भी अटैक होगा तो यहाँ पर ये कंसिडर किया जाएगा कि सारे ही कंट्रीज़ के ऊपर अटैक हुआ है और यहाँ पर पूरा ही नेटो आ जाएगा। अब नेटो को डेनमार्क और नॉर्वे ने बहुत पहले ही ज्वाइन कर लिया था, लेकिन यहाँ पर फिनलैंड और स्वीडन ने ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद लातविया, लिथुआना, एस्टोनिया ने भी ज्वाइन किया था, लेकिन तब भी यहाँ पर फिनलैंड ने ज्वाइन नहीं किया था। तो यहाँ पर ये सब बताया गया कि रशिया के इस एग्रेशन के बाद क्या हुआ है कि फिनलैंड, स्वीडन जैसे कंट्रीज जो कि यहाँ पर न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने भी यहाँ पर नेटो को ज्वाइन करने के लिए कह दिया है। तो डेनमार्क एंड नॉर्वे वर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द नेटो दैट वाज सेट अप इन 1949। तो वॉशिंगटन ट्रीटी से बना था नेटो। फिर यहाँ पर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ने भी यहाँ पर ज्वाइन कर लिया था नेटो, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन जिन्होंने अभी तक न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल की बात की थी, अब वो भी यहाँ पर नेटो को ज्वाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि रशिया के लिए पूरी तरीके से फेल्ड वॉर साबित हुआ है। आगे हम चलते हैं स्टीयरिंग द शिप। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो मैटर है क्या है। अब बेसिकली मैटर ये है, जो प्रोजेक्ट 75 आई है, फ्रांस जो फ्रेंच डिफेंस मेजर है उन्होंने कह दिया है कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंडिया की डिमांड है कि हमें चाहिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। तो फ्रेंच का ये कहना है कि हमारे पास ये है ही नहीं और हम इसको यूज़ करते ही नहीं है। तो नेवल ग्रुप अनाउंस्ड इट्स इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन इंडियाज प्रोजेक्ट 75 आई, अंडर विच कन्वेंशनल या डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनानी थी डोमेस्टिकली। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये चाहते थे कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम हो। अब हम क्यों चाहते हैं कि डीजल इलेक्ट्रिक पे हमारे पास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम हो? अब यहाँ पर जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं तो इन्हें बार बार पानी से बाहर आना पड़ता है चार्ज होने के लिए। तो बेसिकली अगर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होगा तब बाहर तब भी आना पड़ेगा, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आना पड़ेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का यूज़ किया जाए। तो सिंस कन्वेंशनल सबमरीन्स आर प्रोपेल्ड अंडर वाटर बाय इलेक्ट्रिक पावर, बैटरी एंड्योरेंस रिमेन्स अ मेजर लिमिटेशन। तो सबमरीन्स को क्या होना पड़ता है, पीरियोडिकली एक्सपोज होना पड़ता है इटसेल्फ टू ड्रॉ एयर फ्रॉम रनिंग जनरेटर्स दैट चार्ज देयर बैटरी बैंक्स। तो इसकी वजह से वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है कि यहाँ पर जो दुश्मन देश है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई ना कर ले, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम तक पानी के अंदर रह सकें। इसीलिए हम चाहते थे कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का यूज़ हो। फिर यहाँ पर बताया गया जो प्रोजेक्ट 75 आई है, ये इंडिया का फर्स्ट प्रोग्राम था जो कि बात करता था लेवल प्लेइंग फील्ड टू द प्राइवेट सेक्टर की। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। अब पाकिस्तान ने अपनी पहली सबमरीन एक्वायर की थी यूएसए 1963 में। उस समय यूएसए और यूके ने हमें सबमरीन्स ऑफर की थी, लेकिन कौन सी ऑफर की थी, जो कि उनके पास वर्ल्ड वॉर 2 की विंटेज सबमरीन्स थी। लेकिन इंडिया ने कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। फिर हमने यहाँ पर सोवियट्स की तरफ हम गए और सोवियट्स ने हमें 8 फॉक्सट्रोट क्लास बोट्स ऑफ कंटेम्परेरी डिज़ाइन दिया अलॉन्ग विद अ सबमरीन डिपोर्ट शिप। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने यूएसएसआर से ली किलो क्लास सबमरीन। तो USSR had resulted in the induction of 10 improved boats of the Kilo class between 1986 and 2000। फिर 1999 में हमने एक प्लान बनाया कि सबमरीन बिल्डिंग प्लान, जिसमें यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ सबमरीन्स इन सेपरेट शिपयार्ड्स हम बनाएंगे। लेकिन इतना ज़्यादा डिले हुआ ये जो 1999 का हमारा प्लान था सबमरीन बिल्डिंग का, कि बेसिकली इतने ज़्यादा साल हो गए। और जो उसका दूसरा प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट 75 आई, वो तो अभी तक डिले ही हो रहा है। तो डिलेज इन डिसीजन मेकिंग स्टॉल्ड द 30-year प्लान, एंड सिंस 1999 द नेवी सबमरीन फ्लीट हैज़ बीन सीइंग रैपिड एंड स्टेडी डिप्लीशन ऑफ द फोर्स लेवल्स। 17 साल हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट सबमरीन थी वो यहाँ पर लॉन्च की गई थी। लास्ट सबमरीन वॉज लॉन्च इन अप्रैल 2022। लेकिन यहाँ पर जो प्रोजेक्ट 75 आई है ये तो पूरी तरीके से हॉल्ट में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेंच थे वो पीछे हट गए हैं। अब ड्रॉबैक हाउएवर इज दैट, अब यहाँ पर DRDO ने क्या किया है, DRDO ने इंडिजिनियस AIP सिस्टम को यहाँ पर टेस्ट किया है। अब बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिटिक फ्यूल सेल्स, ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके, और यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सिर्फ यहाँ पर वाटर होता है। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर DRDO ने टेस्ट तो किया, लेकिन इसको पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ड्रॉबैक हाउएवर इज दैट द 8 to 10 मीटर लॉन्ग AIP मॉड्यूल हैज़ टू बी इंस्टॉल्ड ऑन अ सबमरीन एंड सब्जेक्टेड टू स्ट्रिंजेंट अंडर वाटर ट्रायल्स। उसके बाद ही हम यहाँ पर ऑपरेशनली इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन हमारे पास यही है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। IRDAI डाउजेस बर्निंग कॉस्ट। अब बर्निंग कॉस्ट क्या होती है, फॉर एग्जांपल इस ईयर बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से इंश्योरेंस क्लेम्स किए गए होंगे, तो नेक्स्ट ईयर अगर हायर प्रीमियम्स चार्ज कर लिया जाए तो उसको बोलेंगे बर्निंग कॉस्ट। तो बर्निंग कॉस्ट इज डिफाइंड एज द काइंड ऑफ ब्रेक इवन कॉस्ट वेयर द हायर क्लेम्स इन द पोर्टफोलियो विल ऑटोमेटिकली लीड टू हायर प्रीमियम्स टू बी कलेक्टेड इन द सब्सिक्वेंट ईयर। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर ईयर ज़्यादा क्लेम्स लिए जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है, जो प्रीमियम्स उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। तो इसको यहाँ पर टर्म दिया गया है बर्निंग कॉस्ट। तो यहाँ पर IRDAI का यही कहना है कि बर्निंग कॉस्ट कोई भी मैंडेटेड मिनिमम रेट नहीं है कि आप बर्निंग कॉस्ट की वजह से यहाँ पर प्रीमियम के प्राइसेस बढ़ा दो। तो बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था नहीं। लॉजिस्टिक्स ओवरहैंग, रुपी फॉल अनलाइकली टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स।
अगर आपकी करेंसी डिप्रिशिएट होती है तब आपके यहाँ पर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ते हैं और इंपोर्ट्स आपके कॉस्टलियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके इंपोर्ट्स जो होते हैं कम होते हैं। लेकिन हमारा रुपी डिप्रिशिएट हुआ है तो क्या इसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे? तो अनलाइकली है कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। उसके रीजंस यहाँ पर बताए गए तो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रुपीज़ डिप्रिशिएशन अगेंस्ट द यूएस डॉलर में होल्ड लिटिल अपसाइड फॉर इंडिया एज एक्सपोर्ट सीम अनलाइकली टू बेनिफिट। पहला इंपॉर्टेंट रीजन है सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स। दूसरी बात यह है कि हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हुई है लेकिन हमारे जो यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी भी करेंसी डिप्रिशिएट हुई है, तो अमिड ग्लोबल सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स। और दूसरी बात यहाँ पर जो करेंसी वैल्यूज़ है वो हमारे कॉम्पिटिटर्स की भी डिप्रिशिएट हुई है। इसके अलावा हम कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हम पहले इंपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे रॉ मटेरियल ही कॉस्टली हो जाएगा, फिर हमारा एंड प्रोडक्ट भी यहाँ पर कॉस्टली होगा। तो एक्सपर्ट सेड द डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द रुपी वाज लाइकली टू एड टू इंडियाज बर्जियोनिंग इंपोर्ट बिल। लेकिन हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस रेंज में इंक्रीज नहीं होंगे। तो देयर इज एन एक्यूट सप्लाई ऑफ शॉर्टेज ऑफ कंटेनर्स एंड द सप्लाई चेन इज कम्प्लीटली स्ट्रेच्ड। तो ऐसे में हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ने वाले हैं लेकिन हमारे यहाँ पर इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो जिसकी वजह से हमारा डेफिसिट और ज़्यादा हो जाएगा। और रुपी का डेप्रिसिएशन हुआ उसकी वजह से जो यहाँ पर स्टूडेंट्स यूएस में पढ़ने जाते थे तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारे कम स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाएंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी इज ऑल्सो सेट टू मेक आउटवर्ड रेमिटेंसेज इंक्लूडिंग दोज टू स्टूडेंट्स इन द यूएस मोर एक्सपेंसिव। IMF लिफ्ट्स वेटिंग ऑफ डॉलर चाइनीज युआन इन SDR बास्केट। अब SDR बास्केट में यहाँ पर कौन कौन सी करेंसीज होती हैं? तो पहले तो यहाँ पर दो करेंसीज का वेट जो है इंक्रीज किया गया है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में। तो पहली है यहाँ पर युआन और दूसरा यहाँ पर डॉलर। तो यहाँ पर जो यूएस की करेंसी है उसका वेट इंक्रीज किया गया है टू 43.3% फ्रॉम 41.73%, और यहाँ पर युआन का इंक्रीज किया गया है टू 12.28% फ्रॉम 10.92%। बाकी यहाँ पर करेंसीज का डिक्रीज किया गया है जैसे कि येन, पाउंड। अब इनका येन, पाउंड, यूरो का डिक्लाइन किया गया है और यहाँ पर युआन और डॉलर का बढ़ाया गया। तो आपको पता चल गया कि SDR में 5 करेंसीज होती हैं: युआन, डॉलर, यूरो, येन, पाउंड। क्रिप्टोज कैन लीड टू डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पर आरबीआई का यही कहना है कि अगर क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो यहाँ पर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड नहीं कर पाएगा। तो इट विल सीरियसली अंडरमाइन द आरबीआई's कैपेसिटी टू डिटरमाइन मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पर अगर लोग क्रिप्टो करेंसीज में डील करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी तो पूरी तरीके से यहाँ पर डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, तो आरबीआई को तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल रहेगा ही नहीं। तो आरबीआई का यही कहना है जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा अंडरमाइन हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आरबीआई जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, तो आरबीआई यहाँ पर नहीं कर पाएगा अगर क्रिप्टो करेंसीज को ज़्यादा प्रमोट किया गया। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।